जी नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार। स्वागत है आपका राकेश कुमार ऑफिशियल का यूट्यूब चैनल पर। अगर आप रेलवे एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आपको रेलवे समान अध्ययन एसपीडी जीके जीएस का बुक पढ़ना अत्यंत जरूरी है। और इसी एसपीडी का सीरीज हम लेकर के आए हैं, जिसमें हम आपको प्रीवियस ईयर का जो भी प्रश्न है वो प्रत्येक क्लास में थोड़ा थोड़ा करके हम एक्सप्लेनेशन के साथ हम समाप्त करते चल रहे हैं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्लास अच्छा लगेगा तो लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए, टाइम को बर्बाद ना करते हुए हम लोग प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न में पहला प्रश्न कह रहा है कि शिक्षा जो है वह किस सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, शिक्षा जो है वह किस सूची के अंतर्गत आता है। देखिए, भारतीय संविधान में टोटल अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो अनुसूचियों की संख्या है 12। कितने अनुसूची हैं? 12 अनुसूची है। ठीक है, और अनुच्छेद की संख्या जो है 395 है। और भाग जो है वो भाग कितना है? तो टोटल जो है आपको 22 भाग है। अगर आप डिटेल से जानना चाहते हैं पॉलिटी के बारे में तो हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें हमने आपको इंडियन पॉलिटी का जो है डिटेल पढ़ाया हुआ है, आप जाकर के आप देख सकते हैं। लेकिन एसपीडी का जो जीके दिए तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन टू आंसर ही हम लोग चलेंगे, थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, ये आपको डेली डोज है एसपीडी का। इसके अलावा भी जो आपको हिस्ट्री जीके जीएस हम पढ़ा रहे हैं, मैथ पढ़ा रहे हैं, उसके बाद जो है आपको साइंस की क्लास चल रहा है। तो कह रहा है कि शिक्षा जो है किस सूची के अंतर्गत आता है? तो अनुसूचियों की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। इस 12 अनुसूची में जो है वह अनुसूची 7 में, कौन सी अनुसूची? तो अनुसूची 7 में जो है वह मतलब सूचियों का वर्गीकरण किया गया है। यानी कि इसमें जो है अनुसूची 7 में जो है वह तीन सूचियां बनाई गई। ठीक है, मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं शक्तियों का बंटवारा किया गया है केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच में। तो वह आपको कहलाता है, पहला कहलाता है आपको संघ सूची। चलिए, इसको हम डीप तरह से बता देते हैं। पहला क्या कहलाएगा? संघ सूची। चलिए यहाँ पर बता देते हैं कि भारतीय संविधान टोटल अनुसूची की संख्या कितनी है? 12 अनुसूची है। 12 अनुसूची है। उस 12 अनुसूची में जो है आपको 7वां अनुसूची में जो है वह शक्तियों का बंटवारा किया गया है। शक्तियों का बंटवारा। ठीक है, शक्तियों का बंटवारा। और शक्तियों का बंटवारा जो किया गया है केंद्र और राज्य सरकार के बीच में। तो पहला जो है सूची कहलाते हैं, इसमें तीन तरह की सूची है। कितनी सूची है? तीन सूचियां। ठीक है, तीन सूचियां ऐसे जो है आपको। पहला कहलाता है आपको संघ सूची। ठीक है, संघ सूची। दूसरा कहलाता है आपको अब राज्य सूची। राज्य सूची। और तीसरा जो कहलाता है आपको समवर्ती सूची। समवर्ती सूची। और इसी में जो एक खाली पन्ना भी जोड़ा हुआ है उसे कहा जाता है अवशिष्ट सूची। इसको भी जान लीजिए। क्लियर है? तो संघ सूची में ऐसे सब्जेक्ट को रखा, यानी ऐसे विषयों को रखा गया है जिसमें कानून बनाने का केवल और केवल अधिकार किसके पास होता है? केंद्र सरकार के पास, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो उसे वैसे विषय को हम संघ सूची कहेंगे। जैसे इसमें विषय क्या हो जाएंगे? जैसे जनगणना। ठीक है, रेल, आपका हवाई जहाज, आपका मुद्रा, ऐसे टोटल जो है विषयों की संख्या इसमें कितनी हो जाएगी? तो पहले था 97, अभी कितने हैं? 100। यानी कि इसमें टोटल विषयों की संख्या कितनी है? 100। ठीक है, जिसमें कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल किसके पास होता है? केंद्र सरकार के पास। उसे हम कहेंगे संघ सूची। इसमें वैसे ही विषय जैसे जनगणना, रेल, हवाई जहाज, मुद्रा, इसके अलावा आपको सेना, ये सभी क्या है? संघ सूची के अंतर्गत आएंगे। राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है? तो राज्य सरकार के पास। ठीक है, राज्य सरकार के पास। जैसे इसमें हो जाएगा आपको अब राज्य का अस्पताल। राज्य का अस्पताल, नदियां, ठीक है, राज्य की पुलिस, आपका पेयजल, ठीक है, आपका आवास। ऐसे जो है टोटली से विषयों की संख्या कितनी है? तो पहले था आपको 52, अभी हो गया आपको 47। ठीक है, पहले कितने थे? 52 थे, अभी हो गया आपको 47 हो गए। समवर्ती सूची में ऐसे विषय को रखे गए हैं जिसमें कानून बनाने का अधिकार दोनों के पास होता है, केंद्र के पास भी और राज्य के पास भी। ठीक है, तो कानून बनाने का अधिकार दोनों के पास है, तो वैसे विषय को हम समवर्ती सूची में रखते हैं। जैसे आपको शिक्षा, ठीक है, परिवार नियोजन, परिवार नियोजन यानी जनसंख्या। ठीक है, आपको जंगल यानी वन।
ऐसे अब इसमें विषय संख्या कितनी है, तो पहले थे 61, अभी हो गया आपको 66। बात समझ में आया। तो इस प्रकार से जो है शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्य के बीच किया गया। अब इस सूची में जो ऐसे विषयों को रखा गया है, जैसे मान लिया कि जाए इसमें आजादी संविधान बनने के बाद, अब सपोज कीजिए कि कोई ऐसा ये है कि जिसमें जो है कानून बनने का अधिकार केंद्र सरकार के पास, तो राज्य सरकार को दिया जाएगा। अगर कानून बनने का अधिकार राज्य सरकार के पास रहता है तो केंद्र सरकार को दिया जाता है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि ये संविधान बनने के बाद जो है, अगर कुछ नए ऐसे भी विषय का मतलब हो सकते हैं जिसको जो है आपको संघ सूची या राज्य सूची या संवर्ती में रखना पड़ेगा। तो अगर हम संघ में रखते तो केंद्र का दबदबा रहेगा, राज्य में रखेंगे तो राज्य सरकार का दबदबा रहेगा। तो उससे अच्छा संविधान बनाने वाले लोग जो है एक अच्छा काम करके गए कि खाली पन्ना जोड़ के चले गए और कहे कि आजाद मतलब संविधान बनने के बाद कुछ ऐसे नए विषय का जो है वह निर्माण होगा या नए विषयों को खोजा जाएगा जिसको जो है वह आप अफसी सूची में क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो जैसे अफसी सूची में क्या रखेंगे, जैसे साइबर, ठीक है, साइबर, परमाणु ऊर्जा, ठीक है, परमाणु ऊर्जा, आप जो सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं वो, ये सभी किस में आएंगे, मान लो कि आपको अफसी सूची में, अफसी सूची में वैसे विषय को रखा गया है जो कि बाद में इनका खोज किया गया। बात समझ में आए। तो इस प्रकार से जो शक्तियों का बंटवारा हम सूची साथ में करते हैं। अगर आप डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो हमारा प्लेलिस्ट में आपको इंडियन पॉलिटिकल क्लास पूरा डीपली दिया हुआ है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। तो समवर्ती सूची के अंतर्गत जो है, समवर्ती सूची के अंतर्गत माने शिक्षा जो है वो किस विषय के अंतर्गत आ जाएगा, तो आपको समवर्ती सूची के अंतर्गत आ जाएगा। बात समझ में, समवर्ती सूची, इसमें कानून बनाने का अधिकार दोनों के पास होता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के पास। अगला प्रश्न कह रहा है कि इंडिया हाउस कहाँ स्थित है। इंडिया हाउस कहाँ स्थित है, इंडिया हाउस कहाँ स्थित है, लंदन में। इंडिया हाउस इंडिया में नहीं है, इंडिया हाउस कहाँ स्थित है, लंदन में। करें लाफिंग गैस का सॉरी 1 मिनट। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है। ठीक है, देखिए लाफिंग गैस जो है एक ऐसा गैस है जिसे सूंघने के बाद या आपके नाक के पास अगर लाफिंग गैस रख दिया जाए तो आप हंसते हंसते पागल हो जाएगा, आप एकदम हंसते ही रहिएगा। तो उसे कहते हैं लाफिंग गैस। लाफिंग मतलब हंसना। तो लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है, ठीक है, वो पूछ रहा था। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम होता है नाइट्रस ऑक्साइड। क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, इसका सूत्र क्या हो जाएगा, तो नाइट्रस ऑक्साइड को लिख सकते हैं N2O। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड। यानी लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, तो लाफिंग गैस का रासायनिक नाम हो जाएगा आपको नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब किया गया, यानी कि सरकारी बनाया गया भारत का बैंकों को। तो भारत के बैंकों को जो है राष्ट्रीयकरण सर्वप्रथम 1969 ईस्वी में किया गया। कब किया गया है, 1969 ईस्वी में जो है भारत के बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण किया गया था। चलिए अगला प्रश्न कर रहा है कि मुद्रा राक्षस पुस्तक का लेखक कौन है। मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है, तो मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक का नाम है विशाख दत्त। क्या नाम है, विशाख मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक का नाम है विशाख दत्त नाम। बात समझ में आया, क्या नाम है, विशाख दत्त नाम है। चलिए अगला प्रश्न करेगा रूसी क्रांति कब हुई थी। ठीक है, रूसी क्रांति कब हुई थी। रूसी क्रांति हुई थी आपको सन 1917 ईस्वी में। रूसी क्रांति कब हुई थी, सन 1917 ईस्वी में। बात समझ में आया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि लोकसभा में किसी विधेयक को, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है। मतलब देखिए इसमें जो विधेयक, धन विधेयक का जो है थोड़ा कंडीशन अलग है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक रहे है कि नहीं है, इसका निर्धारण या इसका डिसीजन जो है वह लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। कौन करेगा, तो अध्यक्ष प्रमाणित करता है।
ठीक है, कौन करेगा? तो अध्यक्ष। कौन अध्यक्ष? लोकसभा अध्यक्ष। बात समझ में आया? और अगर धन विधेयक जो है अगर लोकसभा से पास हो गया तो इसको राज्यसभा जो है वो 15 दिन से ज्यादा नहीं रख सकता है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करेगा? तो अध्यक्ष प्रमाणित करेगा, यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष प्रमाणित करेगा। अगला कह रहा है कि मोनाजाइट किसका अयस्क है? क्या? मोनाजाइट किसका अयस्क है? तो मोनाजाइट जो है वो आपको थोरियम का अयस्क है। कौन सा पदार्थ का? थोरियम। थोरियम पदार्थ का अयस्क है मोनाजाइट। कह रहे इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? नहीं, इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो प्रधानमंत्री तो बहुत सारा हो जाएगा ना। तो इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम था रॉबर्ट बालपोल। क्या नाम था? रॉबर्ट। ठीक है, क्या नाम रहेगा? रॉबर्ट वालपोल। ठीक है, इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम था रॉबर्ट वालपोल। फिर कह रहे कि आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? तो आजाद हिंद फौज का गठन किया गया था सन 1942 ईस्वी में। ठीक है, रास बिहारी बोस के द्वारा जो है आजाद हिंद फौज का गठन किया गया था। किसके द्वारा? तो रास बिहारी बोस के द्वारा। रास बिहारी बोस के द्वारा जो आजाद हिंद फौज का गठन किया गया था सन 1942 ईस्वी में, जापान में किया गया था। बात समझ में? जापान में। और इसे मतलब फौज का गठन करने का मेन उद्देश्य यह था कि द्वितीय विश्व युद्ध में जो है अंग्रेजों के खिलाफ यानी इंग्लैंड के खिलाफ जो है वो क्या किया जा सके? युद्ध लड़ा जा सके। तो आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? सन 1942 ईस्वी में, रास बिहारी बोस ने किया था जापान में। ठीक है, और इससे फौज का जो है जापान का जो है बहुत ज्यादा क्या मिला था? सहयोग मिला था। फिर अगला प्रश्न कह रहा है कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? देखिए, सल्तनत काल में जो है आपको लोधी वंश पढ़ना है और यह सल्तनत काल का जो है सबसे अंतिम वंश होता है लोधी वंश। और उस लोधी वंश में जो है सबसे अंतिम शासक जो होते हैं उसका नाम होता है इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी। और इस इब्राहिम लोधी को जो है वह कौन मार देगा? तो आपको बाबर मार देगा। ठीक है, बाबर जो है आपको 1526 ईस्वी में इसकी हत्या कर देगा पानीपत के प्रथम युद्ध में। ठीक है, पानीपत के प्रथम युद्ध में। बात समझ में? और आपका लोधी वंश का ये एकमात्र ये सल्तनत का एकमात्र ऐसा शासक होता है जो कि युद्ध में जो है वो लड़ते हुए मारा जाता है। क्लियर रहता है? 1526 ईस्वी में बाबर जो है इब्राहिम लोधी को मतलब मार देता है और यहाँ से लोधी वंश समाप्त हो जाता है। उसके बाद बाबर जो है वह दिल्ली पर कब्जा कर लेगा और एक नए वंश की स्थापना करेगा, यानी एक नए समय की स्थापना करेगा जिसे कहेंगे मुगल काल। यानी सल्तनत काल को समाप्त करता है कौन? बाबर, और एक नया काल का स्थापना करता है जिसको कहते हैं मुगल काल। बात समझ में? और यह बाबर जो है 1526 से लेकर के 1530 तक रहेगा। इसके बाद जो है बहुत होता है, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद इसका अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, इस तरह से बढ़ते जाएगा। हम इतिहास में इसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे, आप वहां पे देख सकते हैं। चलिए, अगला प्रश्न कर रहा है कि गरसोप्पा या जोग जलप्रपात किस नदी पर है? गरसोप्पा या जोग जलप्रपात जो है वह किस नदी पर है? तब जो गरसोप्पा या जोग जलप्रपात, गरसोप्पा या जोग जलप्रपात जो है आपको यह शरावती नदी पर है। किस नदी पर है? शरावती नदी पर। बात समझ में? गरसोप्पा या जोग जलप्रपात किस नदी पर है? तो आपको शरावती नदी पर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अरे इसमें ज्यादा प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा प्रश्न ज्यादा को सॉल्व करेंगे। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? प्रश्न क्या है? राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान आपको समुद्र किनारे रहेगा पहला चीज, तो आपको भारत के गोवा में है। कहाँ पे है?
गोवा में छोटा सा राज्य है। तो भारत राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो गोवा में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फॉर्म कहाँ स्थित है? कृषि प्रायोगिक फॉर्म जो है, भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फॉर्म जो है वह कहाँ स्थित है? यह आपको अंबाला में स्थित है। कहाँ स्थित है? अंबाला में स्थित है। भाषा ऐसी अंबाला में जो आपको एयरफोर्स का ये भी है, मतलब एयर बेस भी है। तो भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फॉर्म कहाँ स्थित है? तो अंबाला में स्थित है। अगला प्रश्न, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष जो है वह उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति होते हैं। देखिए होता क्या है कि राष्ट्रपति के मतलब राष्ट्रपति को कुछ हो जाए, जैसे बीमार हो जाए या राष्ट्रपति किसी कारण से जो है वो अपना त्याग पत्र दे दे या महाभियोग लगा करके राष्ट्रपति को हटा दिया जाता है, तो जब राष्ट्रपति का पद जो खाली हो जाता है तो कुछ तो बैकअप के लिए रहना चाहिए ना, क्योंकि राष्ट्रपति का पद खाली नहीं रहना चाहिए। तो उसके स्थान पर जो है उपराष्ट्रपति काम करेंगे। लेकिन उपराष्ट्रपति का जो है वो कहीं पे संविधान में इसकी चर्चा नहीं की गई है। ठीक है, तो इसके उपराष्ट्रपति के लिए जो है इनको वेतन नहीं मिलता है। तब इनको जो है काम एक्स्ट्रा दे दिया जाता है, कहा दिया चलो ठीक है आप राज्यसभा में क्या कर दीजिए, आप सभापति बन जाइए। तो इसका जो सैलरी मिलता है वो राज्यसभा में सभापति के लिए ही सैलरी, मतलब राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में ही सैलरी मिलता है। बात समझ में आए? तो वही सर्वे सर्वा होगा राज्यसभा का। और राज्यसभा का जो है टोटल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 245, जिसमें जो है 12 जो है वह कला संस्कृति और साहित्य के क्षेत्र से मनोनीत करता है। कौन? राष्ट्रपति करेगा। तो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में प्रति वर्ष सेना दिवस कब मनाया जाता है? भारत में प्रति वर्ष सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में प्रति वर्ष सेना दिवस मनाया जाता है आपको 15 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को जो है वो प्रति वर्ष सेना दिवस के रूप में आपको मनाया जाएगा। क्लियर है? अगला प्रश्न कह रहा है कि रक्तचाप शरीर में कहाँ पे जो है वह उच्च होता है? शरीर में जो है कहाँ पर, मतलब ब्लड प्रेशर जो है आपको हाई होगा। तो ब्लड प्रेशर जो है आपको, या मतलब ब्लड प्रेशर बोले या रक्तचाप बोले, दाब या चाप बोले, आपको उच्च होता है धमनियों में। कहाँ पे होता है? धमनियों में। धमनियों का आने का अर्थ क्या हो गया? आपको वेन में। बात समझ आए? आपको ब्लड प्रेशर काफी ज्यादा हाई होता है शरीर में। ठीक है, भारत में प्रथम रेल किसके शासन काल में चलाया गया था? भारत में प्रथम रेल जो है वह किसके शासन काल में चलाया गया था? तो भारत में जो है प्रथम रेल चलाया गया था, इसको तो रेलवे का भारतीय रेल का जो एक पूरा क्लास होगा आपको रेलवे स्पीडी के प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। तो भारत में प्रथम रेल जो है आपको चलाया गया था लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में। किसके शासन काल में? लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में। और यह कब चलाया गया था? तो सर्वप्रथम भारत में जो है रेल की शुरुआत जो है वह की गई थी आपको 16 अप्रैल, ठीक है, 16 अप्रैल 1683 ईस्वी में। ठीक है, 16 अप्रैल 1683 ईस्वी में जब प्रथम 1683 के 1883, तो देख लीजिएगा ये डेट देख लीजिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ठीक है, तो लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में चलाया गया था। प्रथम जो रेल चलाई गई थी वह रेल चलाई गई थी आपको मुंबई से थाने के बीच। मुंबई से थाने के बीच जो है प्रथम रेल चलाई गई थी। और इस ट्रेन का जो नाम था, रेल का नाम था ब्लैक ब्यूटी। क्या नाम था? ब्लैक ब्यूटी जो आपको ट्रेन का नाम था। तो 16 अप्रैल 1683 होगा या क्या था, एक बार देख लेना होगा कि प्रथम रेल जो है वह कब चलाई गई थी। अच्छा ये गलत है, एकदम कंफ्यूजन लग रहा है। प्रथम रेल जो आपको चलाया गया था 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में। 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में क्या प्रथम आपको रेल चलाया गया था। और ट्रेन कहाँ से कहाँ के बीच चली थी? तो मुंबई से थाने के बीच चली थी लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में। रेल का नाम था ब्लैक ब्यूटी।
बात समझ में है? तो चलिए आज का क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं। चलिए आज हमने क्या पढ़ा, एक ओवरव्यू थोड़ा सा स्पीड में देख लेते हैं, फिर उसके बाद क्लास को खत्म करेंगे। पहला प्रश्न देखा था कि शिक्षा जो किस सूची के अंतर्गत आता है, तो समवर्ती सूची के अंतर्गत। इंडिया हाउस कहाँ स्थित है, तो लंदन में। लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे N2O लिखते हैं। भारत में बैंकों का प्रथम राष्ट्रीयकरण जो है सन 1969 ईस्वी में किया गया था। मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक जो है विशाख दत्त हैं। रूसी क्रांति आपको सन 1917 ईस्वी में हुई थी। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है, लोकसभा का अध्यक्ष। मोनाजाइट किसका अयस्क है, थोरियम का। इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम था रॉबर्ट बालफोल। आजाद हिंद फौज का गठन सन 1942 ईस्वी में रास बिहारी बोस के द्वारा जापान में किया गया था। लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था, जिसे बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में हराया था, उसे मार दिया था। गरसोप्पा या जोग जलप्रपात किस नदी पर है, तो शरावती नदी पर है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान आपको गोवा में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फार्म अंबाला में है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, उपराष्ट्रपति। भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस मनाया जाता है आपको 15 जनवरी को। रक्तचाप शरीर में कहाँ पे उच्च होता है, धमनियों में, यानी कि वेन में। भारत में प्रथम रेल किसके शासनकाल में चलाया गया था, तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को। मुंबई से थाने के बीच इस ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे क्लास में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और क्लास अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट भी आपको करना है। फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देखते रहिए, सीखते रहिए, सरकारी नौकरी का सपना पूरा कीजिए। धन्यवाद।